Today we will discuss about Supreme Court of India. So here we will talk everything about Supreme Court of India. हम बेसिकली सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आते हैं कि ये किस पार्ट में आता है. तो ये पार्ट 5th में है. सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5th में है, चैप्टर नंबर 4th में. और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल्स हैं 124 से 147 तक. अब हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, फिर हम हाई कोर्ट पे आएंगे और फिर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे आएंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट. अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पोजिशन एंड कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 में बोला गया है देयर नीड्स टू बी अ सुप्रीम कोर्ट, कि हमें इस्टेब्लिश करना है सुप्रीम कोर्ट को, establishment of Supreme Court with Chief Justice and 7 other judges. ये बिल्कुल इनिशियल पीरियड के टाइम में है कि एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और 7 अदर जजेस होने चाहिए. बट एट प्रेजेंट अगर हम अभी की बात करें तो इस टाइम ऑल टुगेदर 34 जजेस हैं, जिसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है. अब अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है. ये एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, लॉज को इंटरप्रेट करता है, फाइनल इंटरप्रेटर भी है और फाइनल डिसीजन मेकर भी है. इसके बाद हम कहीं और अपील नहीं कर सकते हैं. सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर कोई केस आया है और सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी. हाई कोर्ट में अगर पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. अब जो नंबर्स ये फिक्स्ड होते हैं कि कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, ये टाइम टू टाइम पार्लियामेंट फिक्स करती है. पार्लियामेंट फिक्स करती है इन नंबर्स को कि कितने जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में. अगर हम जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करें तो जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है. अब आर्टिकल में लिखा क्या गया है, इन द केस ऑफ appointment of a judge other than Chief Justice of India, Chief Justice shall always be consulted. कि अगर हम किसी और जज को अपॉइंट कर रहे हैं, अदर जज को, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे कंसल्ट करना हमेशा ज़रूरी होगा. तो यहाँ पे कंसल्टेंस जो है ये नेसेसरी में आ जाता है. बट हमें पता है जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो कलीजियम सिस्टम से होती है. कलीजियम सिस्टम में क्या होता है, जो भी रिटायरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक नाम रेकमेंड करता है. वो नाम जो है उस पर सहमति होती है और वो नाम फिर रेकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट अपनी स्क्रूटनी करती है और ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, बट सीनियरिटी हमेशा क्राइटेरिया नहीं रहता है, उस सीनियरिटी के बेसिस पे चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है. और उसके बाद प्रेसिडेंट जो हैं उसी जो जज हमने रेकमेंड किया गया था उसी को वो अपॉइंट करता है. देन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द रेकमेंडेड person as a chief justice of India. Now there is a case that happened which is SP Gupta versus Union of India. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस.
कि जो भी ओपिनियन लिया जा रहा है, जो भी कंसल्टेशन ली जा रही है, वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और उसमें एक्सचेंज, व्यूज़ की एक्सचेंज होनी चाहिए, बट कॉन्करेंस नहीं है। यानी कि ओपिनियन है बट बाइंडिंग नहीं है कि ये करना ही करना है। बट फिर नेक्स्ट केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट advocates on record association वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को ओवर रूल किया और उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस है, कि अगर आपको नाम रिकमेंड किया गया है, आपको कंसल्टेशन में वो नाम भेजा गया है, देन यू हैव टू अपॉइंट दैट पर्सन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट हैपन्स कि एक सेफ गार्ड के तौर पे जो ये जजेस की अपॉइंटमेंट की एक तरीके से पावर थी सिलेक्ट करने की जजेस की, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ही रख ली। तो जो प्रोसीजर डेवलप हुआ कि सेफ गार्ड करने के लिए कि कोई बायसनेस ना हो, चीफ जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये अपना डिसीजन जो है भेजते थे गवर्नमेंट को कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन में जो भी नाम पर्सन का होगा वो रेकमेंड किया जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोई भी एक जज अगर साथ में हो जा रहा है तो मेजॉरिटी बन जा रही है। तो अगर कभी कोई सहमत नहीं भी हो रहा है, कोई अग्री नहीं भी कर रहा है, फिर भी वो जज अपॉइंट हो जा रहा है। इसको चेंज करने के लिए फिर क्या किया गया, जो ये प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट का, इसे रिवाइज़ किया गया 1994 के जजमेंट में, मैटर में देखा गया। और फिर इसके लिए क्या किया गया कि जो भी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमें अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट कैसे होगा, दैट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस शैल बी दैट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन केस ऑफ वैकेंसी, अगर वैकेंसी है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे वैकेंसी है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किसे अपॉइंट करेंगे, सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करेंगे। इसे और डिटेल में समझते हैं। सपोज़ चीफ जस्टिस हैं कोई ए, ये रिटायर होने वाले हैं। अब जब ये रिटायर होने वाले हैं तो ये एक नाम रेकमेंड करेंगे, सपोज़ बी। अब जो ये नाम रेकमेंड हुआ है ये किसके बेसिस पे होगा, ये सीनियरिटी के बेसिस पे नाम को रेकमेंड किया जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि जिसमें सीनियरिटी के बेसिस पे जो नाम रेकमेंड किया गया है बट उसके अलावा जजेस अपॉइंट हुए हैं, बट जो सीनियर मोस्ट जज है उस लाइन में उसका नाम रेकमेंड किया जाएगा। जो भी रिटायरिंग चीफ जस्टिस है वो ये नाम रेकमेंड करेगा। बट समटाइम कंट्रोवर्सी अकर, गवर्नमेंट को जो नाम दिया गया है गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं लेना चाहता है, वो नाम वापस भेजता है, फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस सेम नेम रेकमेंड कर देते हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई, इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा, ओपिनियन मांगा सुप्रीम कोर्ट का। तो उस ओपिनियन के बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि चीफ जस्टिस को आपको कंसल्ट तो करना है, बट चीफ जस्टिस अलॉन्ग विथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए। चीफ जस्टिस हैड टू कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसे 4 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर 2 जजेस भी उसमें से आउट ऑफ 4 अगर डिसीजन में अग्री नहीं कर रहे हैं तो वो नाम रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा। तो एटलीस्ट 3 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक नाम पे अग्री होने चाहिए, वही नेम रिकमेंडेशन के लिए जाएगा गवर्नमेंट के पास। विच मीन्स देयर नीड्स टू बी अ कंसेंसस इन सिलेक्टिंग द नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो कंसेंसस बेसिस पे करना पड़ेगा। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनाया गया विच इज़ किसकी रिकमेंडेशन पे, द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू the working of the constitution।
इन्होंने रिकमेंड किया कि एक नेशनल जुडिशल कमीशन एज अ मशीनरी बनाई जाए जो कि काम करेगी जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके, और साथ ही साथ सजेस्ट किया गया कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी एज को इंक्रीज़ करके रिटायरमेंट एज को 65 ईयर्स कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की रिटायरिंग एज को जजेस की 68 ईयर्स कर दिया जाए। बट अभी इस पर कोई ऐसा वैलिडेशन हुआ नहीं है, तो हाई कोर्ट की जो रिटायरिंग एज है वो 62 ईयर्स है और सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स ही है। Which means that every judge of a Supreme Court who holds the office will hold the office until the age of 65 years, कि 65 years तक ही जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो एज अ जज अपनी पोस्ट पर अपॉइंटेड रह सकता है। फिर जज को जब हम रिमूव करते हैं अपने ऑफिस से, तो जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, बट पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, एंड रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा वो भी आपका स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 members present and voting। ये आर्टिकल 124 में गिवन है। नेक्स्ट क्या हो रहा है अब कि प्रेसिडेंट की जो रिमूवल वाला प्रोसीजर है, इसमें अभी तक कोई भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। जस्टिस रामास्वामी के अगेंस्ट मोशन पास किया गया था, पर वो मोशन लोकसभा में पास नहीं हो पाया, इसलिए अभी तक कोई भी जजेस को हमने रिमूव नहीं किया है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इम्पीचमेंट एंड रिमूवल। सिर्फ प्रेसिडेंट है जिसे इम्पीच करते हैं, बाकी सारी अथॉरिटीज़ को जो है हम रिमूव करते हैं। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इम्पीचमेंट एंड रिमूवल। इम्पीचमेंट में जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो कंसर्न है, उसमें क्या है, दैट देयर नीड्स टू बी अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की वायलेशन होनी चाहिए। बट जब हम जजेस को रिमूव करते हैं और मोशन पास कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या दिया गया है, मिसबिहेवियर, या तो जज मिसबिहेव करे या इनकेपेसिटी, ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो दोनों जगह में डिफरेंस है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हैं, बट इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट impeachment is only for president and removal of judges will be only judges are removed and president is impeached। next thing, जो भी जज अपॉइंट होता है उसे ओथ कौन दिलवाता है, उसे ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। तो ओथ किसके सामने ली जाएगी, प्रेसिडेंट के सामने। दैट एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस टेक्स ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। And also constitution prohibits a person who held office as a judge for further employment और further government employment, की अगर कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का तो वो फर्दर किसी और जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। फिर जो सैलरीज़ हैं, सैलरीज टाइम टू टाइम कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। अलॉन्ग विथ सैलरीज व्हाट हैपन्स, समशरी अलाउंस दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस दिया जाता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है, एंड देयर आर अदर अलाउंसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द सैलरी। अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वेकेंट है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकता है टिल द टाइम पीरियड, जब तक वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए केपेबल नहीं हो जाते हैं। और वो एक्टिंग जज जब तक सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा, सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। अब अगर किसी भी टाइम पे ऐसा होता है कि जजेस का कोरम नहीं है, सर्टेन अमाउंट ऑफ जजेस जो चाहिए वो जजेस नहीं है कि कोर्ट को कंटिन्यू किया जा सके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो एडहॉक जजेस अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ से,
हाई कोर्ट के जजेस से, बट जिस भी हाई कोर्ट से वो जज अपॉइंट कर रहा है उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उसे कंसल्ट करना पड़ेगा, प्लस प्रेसिडेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर कहीं की पेंडेंसी हो रही है केसेस में या नंबर ऑफ जजेस कम हो रहे हैं, बट उसके लिए भी जिस भी रिटायर्ड पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो अप टिल नाउ व्हाट वी हैव रेड अबाउट द कंडीशंस, टेन्योर पढ़ा हमने, एंड लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, and after that we will end this session and we'll discuss further things afterward. So what are the qualifications of judges? So अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, the first and foremost qualification is must be a citizen of India. Next में क्या है, either he should have been a judge of High Court or High Courts in succession for 5 years, or an advocate of High Court or High Courts in succession for 10 years, or he must be a distinguished jurist in the eyes of president. So up till now हमने क्या क्या चीज़ें देखी, लेट्स सम अप कि पार्ट 5 चैप्टर नंबर 4 में है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 से 147 तक है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो स्टार्टिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस थे, एट प्रेजेंट 34 जजेस है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बट इसमें भी कॉलेजियन सिस्टम के थ्रू होता है। नेम्स रिकमेंड किए जाते हैं, नेम्स रिकमेंड करने के बाद वो नेम जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपनी स्क्रूटनी करने के बाद वो नेम प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद जो रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो 65 ईयर्स है। जजेस हमेशा रिमूव होते हैं, प्रेसिडेंट हमेशा इम्पीच होता है, और रिमूव करने के लिए भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए विच इज़ नीड्स टू बी विद स्पेशल मेजॉरिटी। एंड लास्ट इज़ अबाउट दी क्वालिफिकेशंस। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, हम कल आगे बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे।